प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए काव्यशास्त्र के अंतर्गत उपरोक्ति सिद्धांत से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए आज उपरोक्ति सिद्धांत को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह हम लोगों का 30वां वीडियो है। 30वां, इसके पहले हम लोग 29 वीडियो बना चुके हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत, उपरोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में सौंदर्य तत्वों की वस्तुपरक व्याख्या में सबसे अधिक योगदान कुंतक का है। जब अलंकार एवं रीतिवादी चिंतन को आनंदवर्धन ने आत्मभूत तत्व ध्वनि की स्थापना कर गौड़ सिद्ध कर दिया तो कुंतक ने वर्ण से लेकर प्रबंध तक समस्त सौंदर्य तत्वों की वस्तुगत व्याख्या कर वक्रोक्ति नामक नवीन सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इस प्रकार राजानक कुंतक उपरोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उपरोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, किंतु इसके बीच पूर्ववर्ती आचार्यों के विवेचन में विद्यमान है। उपरोक्ति के प्रतिष्ठापक कुंतक ने बाणभट्ट के वाक्छल, क्रीडालाप, परिहास, जलिप्त, चमत्कार, पूर्ण शैली, वचन विग्धता आदि उपरोक्ति शब्द के अर्थों की पृष्ठभूमि में उपरोक्ति को वैदग्ध्य या भंगी भड़िति कहा है। उनके अनुसार काव्य निर्माण की अपूर्व कुशलता से लेकर लोकोत्तर चमत्कार, प्राण, विचित्र कथन की उपरोक्ति है। कुंतक की उपरोक्ति चमत्कार उत्पन्न करने के कारण ही उपयुक्ति है। उपरोक्ति से ही अर्थ का विभाजन होता है। उपरोक्ति का स्वरूप आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य में शब्द और अर्थ अलंकार्य है तथा उन्हें शोभित करने वाला तत्व है उपरोक्ति। यह उपरोक्ति ही काव्य की जीवित प्राण तत्व है। उन्होंने उपरोक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है। देखिए परिभाषा आचार्य कुंतक का। उपरोक्तिरेव वैदग्ध्यभंगी भड़िति तिरुच्यते, अर्थात वैदग्ध्यभंगी भड़िति ही उपरोक्ति होती है। इसे स्पष्ट करते हुए कुंतक ने कारिका में लिखा है उपरोक्तिकः प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रावय विधा किच्छसि वैदग्ध्यभंगी भड़िति वैदग्ध्यं विग्धभावः कवि कर्म कौशलम तस्य भंगी विच्छित्ति तयाभ्यड़ितेह। ठीक, विचित्राय वाभिधा उपरोक्ति रीत्युच्यते, अर्थात प्रसिद्ध कथन से भिन्न प्रकार की विचित्र वर्णन शैली ही उपरोक्ति कहलाती है। कुंतक की उपर्युक्त विवृत्ति का विश्लेषण करने पर अग्रांकित तथ्य निकलते हैं। पहला जो तथ्य है वो देखिए, उपरोक्ति कथन प्रणाली या प्रतिपादन पद्धति है। वह अलंकार न होकर अलंकार है। वह अलंकार न होकर भी काव्यशास्त्र में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि काव्य के जीवित प्राण तत्व पद पर प्रतिष्ठित की जा सके। विचित्र कथन पद्धति का अर्थ प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न। इस भिन्नता का स्वयं कुंतक ने कई स्थलों पर विवेचन किया है। उपरोक्ति का आधार है वैदग्ध्य जन्य चारुता, कवि कौशल जन्य चमत्कार अथवा प्रतिभाजन्य चमत्कार। काव्य में चारुता, चमत्कार, वक्रता, विचित्रता और शोभा और विचित्र एक ही अर्थ के वाचक हैं। कुंतक ने इनका एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। चौथा काव्य
का जीवित मतलब प्राण तत्व होने के कारण उक्रोक्ति के लिए अनिवार्य उपबंध मतलब शर्त है। सहृदय आह्लादकारिता, सहृदय आह्लादकारिका। ठीक, इसका तात्पर्य यह है कि कुंतक को उक्रोक्ति के नाम पर शब्द क्रीड़ा या निकृष्ट काव्य कौतुक मान्य नहीं है। इस प्रकार उक्रोक्ति में 3 गुण विद्यमान रहते हैं। पहला, शास्त्र तथा लोक व्यवहार में प्रचलित कथन भंगिमा से भिन्नता। दूसरा, कवि कौशलजन्य चमत्कार। तीसरा, सहृदय आह्लादन की क्षमता। यहाँ संक्षेप में उक्त तीनों गुणों की आवश्यकता एवं महत्ता पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। पहला, काव्य मतलब शास्त्र तथा लोक व्यवहार में प्रचलित कथन भंगिमा से भिन्नता। कुंतक के सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष की ओर पूर्णतः जागरूक थे। उसके महत्व का उद्घाटन करते हुए वे उक्रोक्ति को लोक एवं शास्त्र की रूढ़ कथन भंगिमा से भिन्न घोषित करते हैं। शास्त्र की भाषा वैज्ञानिक या दार्शनिक मन का उत्पादन है। वैज्ञानिक के समक्ष विषय का सम्यक प्रतिपादन ही लक्ष्य रहता है। इसके विपरीत कवि भाषा को अधिकाधिक प्रभाव उत्पादक तथा व्यंजना प्रधान बनाने का प्रयास करता है। कवि तथा वैज्ञानिक की भाषा का अंतर स्पष्ट करते हुए स्वर्गीय दिनकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि वैज्ञानिक और कवि शब्द तो प्रायः एक ही कोश से लेते हैं, किंतु शब्दों को वाक्य के भीतर बिठाने में दोनों के तरीकों में भेद पड़ जाता है। कवि शब्द को इस उद्देश्य से बिठाता है कि वे अपने ध्वनि को झंकृत कर सके। वैज्ञानिक एक शब्द से एक ही अर्थ लेना चाहता है और न स्वयं आवेश में आता है और न अपने शब्दों द्वारा दूसरों को आविष्ट बनाना चाहता है। काव्य भाषा लोक व्यवहार की भाषा से भिन्न होती है। लोक भाषा में उद्देश्य होता है विचार विनिमय, अतः व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो प्रचलित, स्पष्ट एवं साधारण हो। वहाँ न भाषा सौंदर्य का महत्व है और न कलात्मक अभिव्यंजना का। इसके विपरीत काव्य भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यंजना तो करती ही है, कलात्मक प्रभाव डालती है। सौंदर्य सृजन उसका प्रधान गुण है। जिस प्रकार सेल्स गर्ल ग्राहक को वस्तु ही नहीं बेचती बल्कि अपनी मधुर वाणी, शिष्ट व्यवहार, रूप, माधुरी आदि से उस पर आकर्षक प्रभाव भी डालती है, उसी प्रकार काव्य भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त ही नहीं करती अपितु सहृदय पाठक पर अपना सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव भी डालती है। इस प्रकार काव्य भाषा को शास्त्र भाषा एवं लोक भाषा से पृथक कर कुंतक उसके सौंदर्य शास्त्रीय पक्ष को ही उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, कवि कौशलजन्य चमत्कार। कुंतक उक्रोक्ति का आधार कवि कौशलजन्य चमत्कार मानते हैं। चमत्कार के कवि कौशल पर आधारित होने का तात्पर्य यह है कि वह निकृष्ट कोटि का न होकर अभिजात्य गुण से समन्वित होना चाहिए। कुंतक ने अपने ग्रंथ में अनेक ऐसे श्लोक उद्धृत किए हैं जिसमें रचयिताओं ने प्रणयन पाटव विषयक न्यूनताएं छोड़ दी है, साथ ही संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं। हिंदी का एक छंद लेकर कवि कर्म की न्यूनता पर प्रकाश डाला जा सकता है। छंद है, मत व्यथित हो पुष्प किसको, सुख दिया संसार ने, स्वार्थमय सबको बनाया, यहाँ कतार बनाया है, यहाँ कतार ने। ठीक। उक्त छंद में मुरझाए फूल को संबोधित किया गया है। यहाँ यदि पुष्प के स्थान पर सुमन शब्द रख दिया जाए तो छंद का अर्थ एवं सौंदर्य द्विगुणित हो जाएगा। कवि कर्म की दृष्टि से कवि को असावधान ही कहा जाएगा। इस प्रकार कुंतक कवि कर्म कौशल को उक्रोक्ति का अनिवार्य आधार मानते हैं। सहृदय आह्लादन की क्षमता।
वक्रोक्ति तीसरा है सहृदय आह्लादन की क्षमता। वक्रोक्ति का कुंतक ने एक निश्चित प्रयोजन रखा है, सहृदय से हृदय को आनंदित करने की क्षमता। विचारने पर स्पष्ट हो जाता है कि कवि कर्म कौशल को वक्रोक्ति का मूलाधार है और सहृदय आह्लादन की क्षमता उसका प्रयोजन। जहाँ वक्रोक्ति में कवि कर्म कौशल का अभाव होगा वहाँ वह सहृदय के प्रयोजन, जहाँ काव्योक्ति में कवि कर्म कौशल का अभाव होगा वहाँ वह सहृदय के हृदय आह्लादन में भी समर्थन मतलब असमर्थ होगी। वस्तुतः कुंतक यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि उदात्त भाव की कवि कौशल से परिपूर्ण अभिव्यक्ति ही काव्य है। कुंतक के उक्त मंतव्य को एक उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। नई कविता का एक छंद दर्शनी है जो निम्नलिखित है, देखिए। उधर टेबुल पर बैठी है पिलिया के रोगी सी, धसी धसी आंखों वाली आपिस गर्ल, कोठों पर रात गुजार कर सुबह सुबह सोई थकी वेश्याओं की तरह। उस उक्त छंद में आपिस गर्ल का चित्रण है, उसकी शारीरिक कृशता रुग्णता आदि के साथ कवि ने उसके जीवन में प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता, आशा एवं उल्लास के नितांत अभाव को भी अभिव्यक्ति का विषय बनाया है। आज के आपिस का यथार्थ चित्र है, किंतु कवि ने अभिव्यक्ति में प्रतिभा दारिद्र्य को व्यक्त किया है। उसने जो उपमा चुना है वह उचित नहीं है, वह विषय के स्पष्टीकरण में सहायता कम कर रहा है, घृणा अधिक उत्पन्न कर रहा है। कवि को सादृश्य योजना प्रस्तुत करके उनके जीवन की दयनीयता को व्यक्त करना चाहिए, उल्टे उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न कर दिया है, जो न काव्य का उद्देश्य है न यथार्थ चित्रण का। ठीक, उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि कौशल वक्रोक्ति का मूलाधार है और सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने की क्षमता उसका प्रयोजन है। आधार एवं प्रयोजन दोनों में कार्य कारण संबंध है। वक्रोक्ति के भेद कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व्याकरण तथा काव्यशास्त्र के समन्वित आधार पर किए हैं। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है वर्ण और स्थूलतम है वाक्य। ठीक, इन दोनों के मध्य में पद स्थित है, जिसे व्याकरणीय दृष्टि से प्रकृति और प्रत्यय नामक दो भागों में विभाजित किया गया है। कुंतक ने इन्हीं के भेदों को आधार बनाया है। इस प्रकार कुंतक ने व्याकरण कथा काव्यशास्त्र का समन्वित आधार लेकर वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, ठीक, और तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वस्तु या वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता, छठा है प्रबंध वक्रता। ठीक, चलिए एक एक कर सबका महत्व देखते हैं सबकी। वर्ण विन्यास वक्रता, इस वक्रता के अंतर्गत कुंतक ने व्यंजन वर्णों से उत्पन्न होने वाले समस्त सौंदर्य प्रकारों को लिया है। प्राचीन आचार्यों द्वारा वर्णित अनुप्रास यमक अलंकारों का उन्होंने इसी वक्रता में अंतर्भाव किया है। कुंतक ने इस वक्रता के कई भेदों का उल्लेख किया है, इन्हें संक्षेप में बताना ही युक्ति संगत है। प्रथम प्रकार, वर्ण विन्यास वक्रता का प्रथम प्रकार वह है जहाँ स्वल्प व्यवधान के साथ एक या एकाधिक वर्णों का सन्निवेश सौंदर्य संपन्न प्रतीत होता है। स्वल्पांतर को कुंतक ने संगीत सृष्टि के लिए आवश्यक माना है, अन्यथा अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। एक उदाहरण देखिए, इस करुणाकलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, प्रसाद की पंक्ति है। यहाँ स्वल्प अंतर के साथ क की सुंदर आवृत्ति हुई है। द्वितीय प्रकार, जहाँ कारक से वकार, जहाँ ककार से लेकर मकार, ठीक, मतलब क वर्ग से लेके म वर्ग म तक, ठीक, क से लेके म तक 25 वर्ण जो होते हैं, जहाँ ककार से लेकर मकार तक पांचों वर्गों के व्यंजन अंतिम वर्ण के साथ संयुक्त हो, मतलब त ल एवं न द्वितीय रूप में निबद्ध हो या शेष वर्गों का रकार के साथ संयोग हो, रकार के साथ संयोग हो, वहाँ भेद होता है। यथा बस एक श्रृंग पर हिम का
था कंपित कंचन झलमल। ठीक। तृतीय प्रकार वह है जहाँ बिना व्यवधान के एक या एकाधिक वर्णों का विन्यास विशिष्ट सौंदर्य उत्पन्न करता है। यथा सित सित करनी ब्यार है, बह रही बरस रहा खेतों में हेमंत है। ठीक। यहाँ सित सित में कई वर्णों की बिना व्यवधान के आवृत्ति दर्शनीय हैं। चतुर्थ प्रकार वह है जहाँ ऐसा लगता है जैसे एक सुकुमार वर्ण को अनायास आवृत्त कर छोड़ दिया गया हो और दूसरे वर्ण की आवृत्ति स्वयं चल पड़ी हो। एक उदाहरण पर्याप्त है। देखिए, आज है केसर रंग रंगे गृह द्वार नगर वन, जिनके विभिन्न रंगों में रंगाई गई पूनों की चंदन चांदनी। ठीक। पंचम प्रकार वह है जहाँ एक या एकाधिक सदृश्य श्रुति वाले वर्णों का व्यवहित या अव्यवहित उपनिबंध होता है, जिनका अर्थ भिन्न भिन्न हुआ करता है और जो श्रुति रंजक होने के साथ साथ वर्ण विषय के औचित्य से पूर्ण रहा करता है। निस्संदेह यह यमक ही है। जैसे एक उदाहरण देखिए, तरड़ी के संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। ठीक। यहाँ प्रथम तरड़ी का अर्थ है सुर और द्वितीय तरड़ी का अर्थ है नौका। ठीक। और अगर तरुड़ी हो जाता तो युति हो जाता। ठीक। कुंतक ने वर्ण विन्यास के 5 प्रकारों का विवेचन किया है। ठीक। चलिए दूसरा देखिए, पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता। संस्कृत व्याकरण में पद प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। यदि पाचक शब्दों को ले तो यहाँ पच धातु है। पाचक में पच धातु है जिससे प्रकृति कहा जाता है और उल्ल प्रत्यय है। इसी व्याकरणीय आधार पर ही कुंतक ने पद वक्रता को 2 भागों में विभाजित कर प्रकृति पक्ष को पद पूर्वार्ध और प्रत्यक्ष पक्ष को पद परार्ध नाम दिया है। पद पूर्वार्ध वक्रता के निम्न उपभेद हैं। देखिए, पहला है रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता। ठीक। जिसका रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता अर्थात जहाँ लोकोत्तर तिरस्कार या प्रशंसा के उद्देश्य से वाचार्थ की रूढ़ि से असंभव अर्थ के अध्यारोप से युक्त अथवा किसी विद्यमान धर्म के अतिशय के आरोप से गर्भित रूप में प्रतीत होती है, वहाँ रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता होती है। दूसरा पर्याप्त वक्रता उपभेद है। दूसरा उपभेद पर्याप्त वक्रता। जब कभी किसी शब्द का इस प्रकार प्रयोग करता है कि उस शब्द से जो अर्थ ध्वनित होता है वह उसके पर्याय से संभव न हो तो उसे पर्याय वक्रता कहते हैं। यथा एक उदाहरण देखिए, बार बार है किया पराजित सुधा पाइयों को असुरों ने, भागा किया वज्रधर धाधा छोड़ हमें इंद्राणी। यहाँ इंद्र के लिए वज्रधर तथा देवताओं के लिए सुधा पाई शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो उपभेद है उपाचार वक्रता। जहाँ मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान तथा अमूर्त के लिए मूर्त उपमान लाया जाता है, वहाँ उपचार वक्रता होती है। उदाहरण देखिए, सघन वर्ग की कड़ी परत सी एक एक कर अमिट रूढ़ियाँ सदियों से जमती जाती है, तह पर मानव जीवन पर। ठीक। यहाँ अमूर्त रूढ़ियों के लिए मूर्त उपमान बर्फ की तह लाया गया है। चौथा उपभेद है विशेषण वक्रता। यहाँ विशेषणों के रम्य एवं सार्थक प्रयोग से काव्य में सौंदर्य एवं गुण की वृद्धि होती है, वहाँ विशेषण वक्रता होती है। मधुवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यहाँ प्रसाद जी ने उपमान साल में शिशु विशेषण वक्रता जोड़कर उसे हरि श्रद्धा के उपयुक्त बनाया है। ठीक।
पांचवी जो उपभेद है वो संवृत्त वक्रता, जहाँ उक्ति में वैचित्र्य उत्पन्न करने की इच्छा से वस्तु की निगूहन किया जाता है, वहाँ संवृत्त वक्रता होती है। छठी जो उपभेद है वो छठवां उपभेद वो है प्रत्यय वक्रता। पद के मध्य में आया हुआ प्रत्यय अपने सौंदर्य को प्रकाशित करता हुआ संपूर्ण छंद को रस स्निग्ध बना देता है। यह प्रकृति संस्कृत भाषा के अनुकूल पड़ती है। हिंदी के तत्सम शब्दावली में ही इसके उदाहरण मिलते हैं। जो सातवां उपभेद है वो आगम वक्रता है। यह प्रकृति भी संस्कृत भाषा के अनुकूल पड़ती है। आगम के पद में झंकृत उत्पन्न होती है, इसे ही आगम वक्रता कहते हैं। यथा देखिए उदाहरण, विहंसने लगा व्यंग से विश्व हरि ओ रसवंती सुकुमार। यहाँ रसवती की अपेक्षा रसवंती पद अधिक रसमयता को व्यक्त कर रहा है। ठीक, अगला जो उपभेद है वो वृत्ति वक्रता है। वृत्ति वक्रता है अर्थात सातवां उपभेद वृत्ति वक्रता। वृत्ति शब्द का प्रयोग समास तद्धिति नान धातु आदि व्याकरणीय वृत्तियों के लिए किया जाता है, इसे ही वृत्ति वक्रता कहते हैं। यथा तुम कुमुदनी सी पराग पथ पर संचार करती चलो मधुरिमा। यहाँ माधुर्य का प्रयोग न करके मधुरिमा का प्रयोग किया गया मतलब किया है। ठीक, नवा है लिंग वक्रता। जहाँ लिंग प्रयोग से कारक काव्य में रम्यता उत्पन्न होती है, वहाँ लिंग वक्रता होती है। यथा देखिए उदाहरण, किसी नई तारिका को नई नई रश्मियों से सजाकर संवार कर नई रूप नई दृष्टि से निहार कर खो ही गया होगा चांद। ठीक, यहाँ चांद पुल्लिंग है तथा तारिका स्त्रीलिंग शब्दों के बल पर अन्यार्थ की प्रतीति हो रही है। ठीक, 10वां है क्रिया वैचित्र्य वक्रता। जहाँ क्रिया की विचित्रता से काव्य में अपूर्व चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्रिया वैचित्र्य वक्रता होती है। एक उदाहरण देखिए, झुम झुम कर मत प्रभंजन करता है भय का संचार। ठीक, तीसरा जो है वो है पद परार्ध वक्रता। ठीक, पद परार्ध वक्रता, काव्य में प्रत्यय अंश से भी रम्यता उत्पन्न होती है। पुरुष वचन कारक आदि साधारणतः प्रत्यय में छिपे रहते हैं, इसलिए इस वक्रता को प्रत्यय वक्रता कहा जाता है। इसके उन्होंने निम्न भेद किए हैं। पहला है कला वैचित्र्य वक्रता। ठीक, कुंतक किए हैं कला वैचित्र्य वक्रता। यहाँ कवि वर्तमान के धरातल पर अतीत के चित्र अंकित करता है, जहाँ कवि वर्तमान के धरातल पर अतीत का चित्र अंकित करता है, वहाँ कला वैचित्र्य वक्रता होती है। दूसरा कारक वक्रता, जहाँ कवि सामान्य कारक के विपर्य से सौंदर्य उत्पन्न करता है, वहाँ कारक वक्रता कराती है। यह काव्य में अपूर्व चमत्कार पैदा करती है। जैसे एक उदाहरण देखिए, और सोचो खुद अपनी बात की अपना प्रथम प्रेम संलाप सह कर संकुच गए थे बोल रह गया मन में मन का ताप। ठीक, यहाँ वचनों के सहमकर संक्रमित हो जाने का वर्णन है, जबकि संकोच व्यक्ति का धर्म है। इससे उक्ति में अपूर्व सौंदर्य का संचार हुआ है। ठीक, तीसरी है वचन वक्रता, जहाँ कवि एक वचन के स्थान पर बहुवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग कर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करता है, वहाँ वचन वक्रता होती है। यथा देखिए, किसके स्वर में आज मिला दोगी वर्षों का गान। किसके स्वर में आज मिला दोगी वर्षों का गान, यहाँ गान की आंतरिक अन्यवती को व्यक्त करने के लिए एक वचन प्रयुक्त हुआ है। पुरुष वक्रता, जहाँ पुरुष के विपर्य से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पुरुष वक्रता कहलाती है। यथा हाँ किशोर यह वही तुम्हारी बाल्य सखी पुतली है। ठीक, पांचवा है उपग्रह वक्रता। उपग्रह
वक्रता। पांचवा है उपग्रह वक्रता। आत्मेन पदी और प्रश्मैन पदी धातुओं के प्रसंगोचित प्रयोग से जहाँ चमत्कार उत्पन्न करता है उसे उपग्रह वक्रता कहा जाता है। छठा है प्रत्यय वक्रता। प्रत्यय वक्रता। प्रतिभा संपन्न कवि प्रत्ययों का भी रम्य प्रयोग करते हैं जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, यही प्रत्यय वक्रता कहलाती है। उदाहरण, बेदर्दी परदेश बसे हैं, हुक करे जवा छाई रे। ठीक। सातवां है उपसर्ग वक्रता। महाकवि उपसर्गों का भी वस्तु एवं रस के अनुकूल प्रयोग करते हैं, इससे काव्य सौंदर्य संपन्न हो उठता है। यथा तेरा अधर विचुंबित प्याला, तेरा अधर विचुंबित प्याला। ठीक। आठवां है निपात वक्रता। निपात वक्रता, जहाँ निपात के सफल एवं सार्थक प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ निपात वक्रता होती है। जैसे, हाय तुम्हारी नैसर्गिकता मानो नियम निराला है, वह तो अपने से ही अपना प्रलय छिपाने वाला है। ठीक। यहाँ कवि हृदय का संपूर्ण विषाद हाय में केंद्रित हो गया है। ठीक। चौथा, वस्तु या वाक्य वक्रता। वस्तु या वाक्य वक्रता, वर्णनी वस्तु का उत्कर्षशाली स्वभाव से सुंदर रूप में वर्णन वस्तु वक्रता कहलाता है। वस्तु के स्वभाव के अनुरूप कवियों को स्वाभाविक सौंदर्य प्रकाशित करना अभिष्ट होता है और कवि रचना व चित्र से युक्त सौंदर्य को अंकित करना। प्रथम प्रकार में कवि अपनी प्रतिभा के बल पर वस्तु के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन करता है, यह सहजता कहलाती है। द्वितीय प्रकार में कवि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के बल पर कवि कौशल द्वारा वस्तु का अंकन करता है, यह आप हार्या कहलाती है। ठीक। आहार्या कहलाती है। पहला, सहजता। सहज शोभा में वस्तु का प्रकृत वर्णन होता है, ऐसे स्थलों पर वस्तु स्वाभाविक रूप से रमणीय होती है, अतः कवि सूक्ष्म पर्यवेक्षण के आधार पर वस्तु का चित्रांकन करता है, रचना व चित्र के आधार पर नहीं। रचना व चित्र से बचने का कारण यह है कि इससे वस्तु के स्वाभाविक सौकुमार्य में मलिनता आने का भय रहता है, साथ ही अलंकारों के मुखर प्रयोग से हृदय का ध्यान वस्तु से हटकर अभिव्यंजना पर केंद्रित हो जाता है। यदि अलंकारों का प्रयोग होता भी है तो वस्तु के सहज सौंदर्य को प्रकाशित करने के लिए ही, न कि वह चित्र प्रदर्शन के लिए। ठीक। दूसरा, आहार्या। आहार्या, कुंतक ने स्पष्ट किया है कि आहार्या प्रस्तुत सौंदर्य रूपा होने पर भी अलंकार व चित्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसमें कवि रचना व चित्र के बल पर वस्तु का कल्पनात्मक चित्र अंकित करता है। वर्ण के एक होने पर भी अभिव्यंजना प्रणाली की भिन्नता के कारण शब्द चित्रों में भिन्नता आ जाती है। उदाहरण, पति सेवारत झां, उम्मकता देख पर आया चांद, ललकार ओट ही गई। ठीक। यहाँ प्रस्तुत है सांध्य अरुणिमा के समय चंद्रोदय तथा संध्या का विलीन हो जाना, किंतु कवि कौशल के आधार पर संध्या में पति परायण स्त्री, सूर्य में पति तथा चंद्रमा से पाप शुद्धि पर पुरुष का आरोप कर विषय को रम्य बना दिया गया। मानवीकरण के इतने लघु एवं विरल उदाहरण साहित्य में विरल ही है। ठीक। पांचवा है प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता, प्रबंध के एक देश या कथा के एक प्रसंग को प्रकरण कहते हैं। विभिन्न प्रकरणों के समुच्चय से ही प्रबंध बनता है। प्रकरण अंग है और प्रबंध अंगी। कुंतक ने प्रकरण वक्रता के निम्न भेदों का विवेचन किया है, जिसमें पहला है भावपूर्ण स्थलों की
उद्भावना। ठीक, जहाँ कवि किसी भावपूर्ण स्थल की उद्भावना करता है जो प्रमुख पात्र के चरित्र का उत्कर्ष करती हो, प्रबंध लालित्य की अभिवृद्धि करता हो, रस को परिपुष्ट करता हो, वह प्रकरण वक्रता का प्रथम प्रकार है। रघुवंश में कौत्सवर तंतु प्रकरण इसी प्रकार का है। ठीक, दूसरा उत्पाद्य लावण्य। प्रसिद्ध इतिवृत्त में कवि कल्पना का मधुर सन्निवेश की उत्पाद्य लावण्य कहलाता है। इसके दो रूप है, अविद्यमान की कल्पना और विद्यमान में संशोधन। कथा की आंतरिक व्यवस्था के कारण कहीं कवि को अविद्यमान की कल्पना करनी पड़ती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा के साप तथा मत्स्य द्वारा अंगूठी ग्रहण की सुंदर कल्पना की है, जिससे दुष्यंत के चरित्र के उन्नयन में सहायता मिली है। ठीक, तीसरा है प्रकरणों का अनुग्राहक भाव। ठीक, परस्पर सुसंगठित एवं अवन्वित प्रकरणों के योग से ही प्रबंध का निर्माण होता है। अतः प्रबंध में सभी प्रकरणों को परस्पर संगठित एवं अवन्वित होना चाहिए। कवि को कथा संगठन के समय मुख्य उद्देश्य से सुसंबद्ध तथा रम्य प्रकरणों की अवतारणा करनी चाहिए। प्रकरण विशेष की अतिरंजना। ठीक, एक ही स्थान को कवि प्रतिभा के प्रभाव से न्यूतन अलंकार तथा रस से शोभित करता हुआ अनेक स्थलों पर नवीन रूपों में रखकर शोभादायक बना सकता है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन इसका अतिरंजित रूप देखा जा सकता है। ठीक, पांचवा है रोचक प्रकरणों की अवतारणा। ठीक, सहजता एवं रोचकता की वृद्धि के लिए महाकवि नानाविध रोचक प्रसंगों की अवतारणा करते हैं। इनमें जन विहार, उद्यान विहार, प्रभात संध्या, मधुपान, उपवन, नगर वर्णन आदि उल्लेखनीय है। छठा है अवान्तर वस्तु योजना। कवि को अपने काव्य में प्रासंगिक कथाओं की विस्तृत योजना करनी चाहिए, क्योंकि ये कथाएं अपना उद्देश्य रखते हुए भी चरित्र नायक के उद्देश्य में सहायक होती है। इन कथाओं से काव्य में व्यापकता का संचार होता है। ठीक, गर्भांक योजना। कहीं कहीं काव्य में गर्भांक की योजना की जा सकती है, जिसमें कुछ अभिनेता सामाजिक और अन्य नर बन जाते हैं। इससे काव्य में सरसता एवं रोचकता की वृद्धि होती है। राजशेखर ने बाल रामायण के तृतीय अंक में सीता स्वयंवर नामक गर्भांक की योजना की है। संधि विनिवेश। प्रबंध की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी पूर्व प्रकरणों की उत्तर प्रकरणों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध हो। वस्तुतः यह उपभेद कथा सूत्र की मूल आवश्यकता है, जिसके अभाव में कवि का संपूर्ण कवि कौशल ही निष्प्रयोजन हो जाएगा। छठा है प्रबंध वक्रता। प्रबंध कल्पना ही कवि प्रतिभा का निकष। प्रबंध में कवि को दो धरातलों पर दृष्टि रखनी पड़ती है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रतिदिन परिभ्रमण करती हुई भी वर्ष में सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा पूर्ण करती है, कुंतक ने निम्न भेदों पर प्रकाश डाला है। पहला है प्रबंध रस परिवर्तन वक्रता। जहाँ प्रतिभा संपन्न कवि परंपरा प्राप्त कथा वस्तु में निरूपित रस संपदा की उपेक्षा करके किसी अन्य आह्लादकारी रस में पर्यावसान करने के उद्देश्य से कथा मूर्ति में आमूल परिवर्तन करता है, वहाँ यह वक्रता रहती है। दूसरा समापन वक्रता। जहाँ कवि उत्तर भाग की निरसता का परिहार करने के उद्देश्य से चरित्र नायक के पोषक इतिहास प्रसिद्ध कथा के सरस प्रकरण पर कथा की परिसमाप्ति कर देता है, वहाँ समापन वक्रता होती है।
तीसरा, कथा विच्छेद वक्रता। कभी कभी प्रतिभा संपन्न कवि गौड़ कथाओं को उत्कर्ष प्रदान कर मुख्य कथा के सहज प्रभाव को विच्छिन्न करते हुए गौड़ कथा से ही मुख्य कथा की सिद्धि करा देता है। गौड़ कथा से ही मुख्य कथा की सिद्धि होने से प्रबंध में अलौकिक सौंदर्य स्फुरित होने लगता है। चौथा, अनुवांशिक फल वक्रता, फल वक्रता, ठीक, आनुषंगिक वक्रता, जहाँ मुख्य फल की प्राप्ति के लिए उद्यत नायक उसी के समान स्पृहणीय अन्य गौण फलों को भी प्राप्त कर लेता है, वहाँ आनुषंगिक फल वक्रता होती है। प्रासंगिक कथाओं के योग से आनुषंगिक फलों की प्राप्ति दिखाई जा सकती है। पांचवा है नामकरण वक्रता। प्रतिभा संपन्न कवि काव्य की उस केंद्रीय घटना का नामकरण कर जो संपूर्ण प्रबंध का सार होती है, काव्य को अपूर्व सौंदर्य से मंडित कर देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा ही नाम है। छठा है तुल्य कथा वक्रता। एक ही कथा के आधार पर अनेक महाकवियों द्वारा रचित विभिन्न काव्य या नाट्य ग्रंथ परस्पर तनिक भी समानता न रखते हुए सहृदयों को आह्लादित करने वाले सौंदर्य से संपन्न होते हैं। ओक्रोक्ति एवं अभिव्यंजना। ओक्रोक्ति एवं अभिव्यंजना। ओक्रोक्ति एवं अभिव्यंजना। ओक्रोक्ति एवं अभिव्यंजना। आचार्य शुक्ल ने अपने इंदौर के भाषण में क्रोचे के मत की समीक्षा करते हुए अनेक अभिव्यंजनावाद को भारतीय ओक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। इसकी बड़ी तीव्र प्रक्रिया हुई और कुंतक तथा क्रोचे के साम्य की परीक्षा आरंभ हो गई। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक ग्रंथ में तत्पश्चात राम नरेश शर्मा ने ओक्रोक्ति और अभिव्यंजना शीर्षक से दोनों मतों का निरूपण किया और स्पष्ट किया कि दोनों में समानता कम तथा विषमता अधिक है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी ओक्रोक्ति जीवित की टीका की भूमिका में इस मत की समीक्षा की। उपर्युक्त मतों के आधार पर कुंतक और क्रोचे के सादृश्य और वैषम्य को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है। पहला, साम्य के अंतर्गत पहला पॉइंट, दोनों ही आचार्य अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों कलावादी आचार्य हैं, मतलब क्रोचे और कुंतक दोनों कलावादी आचार्य हैं। दोनों आचार्य काव्य तत्व युक्ति में मानते हैं, वस्तु या भाव में नहीं। ठीक। चौथा पॉइंट है, दोनों की दृष्टि में सौंदर्य अखंड है। ठीक, जो वैषम्य है अर्थात भिन्नता है। देखिए, वक्रोक्तिवाद का संबंध उक्ति वक्रता से है, अभिव्यंजना का दर्शन है। वक्रोक्तिवाद साहित्यिकवाद है, अभिव्यंजनावाद अभिव्यंजना का दर्शन है। वक्रोक्तिवाद कवि कौशल है, अभिव्यंजनावाद में सहानुभूति है। वक्रोक्तिवाद में अलंकार मान्य है, अभिव्यंजनावाद में उसकी सत्ता अमान्य है, किंतु आ जाने पर सहज उक्ति रूप में ही आते हैं। पांचवा पॉइंट, वक्रोक्तिवाद मूर्त रूपों पर केंद्रित है, जबकि अभिव्यंजनावाद सूक्ष्म आध्यात्मिक क्रिया पर आधारित है। छठा पॉइंट, वक्रोक्तिवाद में वस्तु की सत्ता उक्ति से पृथक है, जबकि अभिव्यंजनावाद में दोनों अभिन्न है। ठीक। वक्रोक्ति सिद्धांत का मूल्यांकन। वक्रोक्ति सिद्धांत का मूल्यांकन। वक्रोक्ति सिद्धांत का मूल्यांकन। वक्रोक्ति एक व्यापक काव्य सिद्धांत है। इसके अंतर्गत कुंतक ने एक और वर्ण चमत्कार शब्द सौंदर्य अप्रस्तुत विधान प्रबंध कल्पना आदि समस्त काव्यांगों का और दूसरी ओर अलंकार रीति ध्वनि और रस आदि सभी काव्य सिद्धांतों का समाहार करने का प्रयास किया है। काव्य सौंदर्य के समस्त रूप सूक्ष्म वर्ण चमत्कार और का मतलब व्यापक रूप प्रबंध कौशल रूप तक सभी वक्रता के प्रकार हैं। अलंकार रीति आदि वक्रता के पोषक तत्व हैं, अतः वक्रोक्ति का प्रथम गुण उसकी व्यापकता है।
कुंतक ने रस को वक्रोक्ति का सबसे समृद्ध अंग माना है, परंतु अंगी वक्रता ही है। इसके फलस्वरूप रस के अभाव में भी वक्रता की स्थिति संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है। व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है, फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। यही वक्रोक्तिवाद की सीमा है। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्तिवाद को छोड़कर ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य सिद्धांत का नहीं है। काव्य शास्त्र में कला का गौरव स्वतः सिद्ध है। कला का विवेचन इसके विवेचन के समान ही महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति सिद्धांत ने इसी कला के मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर अपूर्व योगदान किया है। औचित्य सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, ठीक, औचित्य सिद्धांत। औचित्य का स्वरूप, औचित्य का स्वरूप, औचित्य का स्वरूप। औचित्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य सेमेंद्र ने कहा है। आचार्य सेमेंद्र जो संस्कृत के विद्वान हैं, वे कहते हैं उचित प्राहुचार्य सदृशम किल यत् उचित च यो भागस्तुदौचित्य प्रचते। जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहा जाता है, और उस उचित के भाव को ही काव्य तत्वार्थ औचित्य कहते हैं। यहाँ क्षेमेंद्र ने औचित्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ करके ही विश्राम पा लिया है, जिससे उसका सम्यक एवं पूर्ण स्वरूप अध्येता के सामने स्पष्ट नहीं होता। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि औचित्य काव्य के विभिन्न तत्वों तथा उनकी समुचित एवं संतुलित नियोजना से संबंध रखने वाली विचारधारा है। समानुपातिकता तथा सामंजस्य इसके प्राण है। काव्य के भिन्न तत्वों, अलंकार और अलंकार्य गुण और गुणी अवयव एवं अवयवों में उचित संबंध अथवा सामंजस्य ही औचित्य है। डॉक्टर बी राघवन इसे अंग्रेजी भाषा के सिंपैथ से मिलता जुलता मानते हैं, जिसका साहित्यिक आलोचना के संदर्भ में अर्थ होता है अवयवों की पारस्परिक अनुरूपता। अपने निबंध में उन्होंने औचित्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, देखिए, औचित्य इज हार्मोनी एंड इन वन एस्पेक्ट इट इज प्रोपोर्शन between the whole and parts between the chief subsidiary between the again and angus. This perfection is all the morals and beauty in art. तात्पर्य यह है कि औचित्य सामंजस्य है तथा एक दृष्टि से वह अंगी और अंग प्रमुख और सहायक तथा अवयव एवं अवयवी के मध्य समानुपात है। वे रस को इस सामंजस्य या संतुलन का नियामक स्वीकारते हैं तथा कला या काव्य के इस औचित्य का न केवल काव्य जगत या प्रत्युत व्यवहार जगत में भी विशेष महत्व है। धार्मिक क्षेत्र में पाप और पुण्य, नैतिक क्षेत्र में वैध और अवैध तथा सामाजिक क्षेत्र में सत्य और असत्य का निर्धारक औचित्य ही है। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार औचित्य कार्य ही सदाचार कहा जाता है और इसके विपरीत कार्य की ही दुराचार संज्ञा है। सौंदर्य के क्षेत्र में भी यह औचित्य अपना विशेष महत्व रखता है। शरीर के विभिन्न अंगों के निर्दिष्ट स्थान तथा निश्चित आकार होते हैं। अपने स्थान तथा आकार से हीन वस्तुएं कदापित शोभा को प्राप्त नहीं करती। इस विषय में एक पंक्ति प्रसिद्ध है, देखिए, पंक्ति है वह, स्थान भ्रष्टा न शोभते दंताः केसा न नराः। न केवल शारीरिक अंग बल्कि वस्त्राभूषण भी उचित स्थान पर विन्यस्त न होकर अपना महत्व ही नहीं गंवा देते, बल्कि धारण करने वाले की मूर्खता व्यक्त कर सभ्य समाज में उसे उपहास से भी बना देते हैं। जिस राजमुकुट को राजा मस्तक पर धारण कर गौरवान्वित होता है, उसे जड़मती व्यक्ति चरणों में धारण कर अपने बुद्धिराहित्य का भी परिचय देते हैं। ठीक,
क्षेमेंद्र ने भी लौकिक उदाहरणों का औचित्य क्षमेंद्र ने भी लौकिक उदाहरणों का औचित्य का महत्व प्रतिपादित किया है। औचित्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसका उदाहरण सहित विवेचन अधिक उपयोगी होगा। औचित्य से पूर्व अनौचित्य का उदाहरण ले लेने से यह स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अतः अलंकार अनौचित्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है। देखिए, उधर टेबल पर बैठी है पिलिया के रोगी सी धसी धसी आंखों वाली आपिस गर्ल कोठों पर रात गुजारकर सुबह सुबह सोई थकी वेश्याओं की तरह। ठीक, अवतरित पंक्तियों में कवि ने आपिस गर्ल का चित्र अंकित किया है। कवि ने आपिस गर्ल की शारीरिक कीर्ष्यता, अव्यवस्था, रुग्णता आदि के साथ उसके जीवन में विद्यमान दैन्य, विषाद आदि को स्वर दिया है। उसके जीवन में प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता, आशा एवं उल्लास का नितांत अभाव है। यथार्थ परक चित्र अंकित करने से कवि को सफलता मिल जाती है, लेकिन उपमा के अनौचित्य ने उसे धूलिधूसरित कर दिया है। जीवन के दैन्य एवं विषाद की अभिव्यक्ति सहानुभूति पूर्वक की जानी चाहिए थी। कवि को ऐसा उपमान रखना चाहिए था जो दीनता को अधिक साकार कर पाता। इसके विपरीत कवि ने घृणा उत्पन्न करने वाला अप्रस्तुत रखा है, जिससे दैन्य एवं विषाद की अभिव्यक्ति में कोई सहायता नहीं मिलती। यह अप्रस्तुत अनौचित्यपूर्ण है, जिसने कला के समस्त प्रभाव को धूमिल कर दिया है। क्षेमेंद्र की दृष्टि में इसे अलंकार अनौचित्य का उदाहरण कहा जाएगा। जैसे अलंकार औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कवि प्रसाद की दो पंक्ति दर्शनीय है। देखिए, खुल हुए कच भर बिखर गए थे बदन पर, जैसे श्याम विसिवार आसपास हों कमल के। उक्त सोरठा प्रसाद जी की प्रारंभिक रचना है, जिससे सीता जी के सौंदर्य का चित्र अंकित किया गया है। कार्य व्यापार में संलग्न रहने से सीता जी के केश पास बिखर गए हैं और मुखमंडल के चारों ओर फैल गए हैं। मुख के चारों ओर बिखरे हुए केश ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कमल और केसा राशि के लिए श्याम शैवाल प्रस्तुत लाया गया है। अतः यह उदाहरण अलंकार औचित्य का सुंदर रूप प्रस्तुत करता है। औचित्य के स्वरूप के संदर्भ में कहा जा चुका है कि वह अवयव और अवयवी अथवा अंग या अंगी का सामंजस्य या संतुलन है। औचित्य का महत्व प्रतिपादित करते हुए आचार्य समेंद्र ने कहा है कि काव्य में गुण और अलंकारों की गणना भूषण रूप में की जाती है, किंतु ये गुण और अलंकार तभी काव्य को शोभित करते हैं जब उचित रूप में विन्यस्त होते हैं। यदि ये उचित रूप में विन्यस्त न हो तो काव्य के भूषण न होकर दूषण भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में न गुणों को भूषण कहा जाता है और न अलंकारों को, क्योंकि इन गुणों एवं अलंकारों को अलंकार तत्व प्रदान करने वाला तत्व औचित्य, यह औचित्य ही काव्य का जीवित अर्थात मतलब प्राण है। अलंकारात्वलं गुणा एव गुणा सदा औचित्यम रससिद्धश्च स्थिरम काव्यस्य जीवितम। ठीक, उचित स्थान विन्यासाद लंकृति औचित्यादच्युता नित्यं भवन्तएव गुणाः। ठीक, भामह ने औचित्य के स्थान पर न्याय, युक्तता आदि पर्यायों का प्रयोग करते हुए उसके विध्यात्मक तथा निषेधात्मक पक्षों पर प्रासंगिक रूप में सम्यक विचार किया है। गुणों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसाद तथा माधुर्य गुणमयी उक्ति में बहुत समासों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह काव्य रसिकों को ग्राहर नहीं होती। ठीक, इसके विपरीत ओज गुण के लिए समासों का विधान मंदरा पुष्पों की रज से लिपटे हुए बालों के समान शोभादायक होता है। आचार्य डांडी ने दोष विवेचन में औचित्य को ही आधार स्वीकार किया है। भामह के समान वे भी गुणों को औचित्य मूलक तथा दोषों को अनौचित्य मूलक मानते हैं। दोष परिहर में उन्होंने इसका विस्तृत विवेचन किया है कि प्रायः सभी दोष कवि कौशल का स्पर्श पाकर गुण रूप में परिणित हो जाते हैं।
औचित्य शब्द का प्रयोग काव्य में सबसे पहले कन्नौज के अधिपति यशोवर्मा ने किया। औचित्य तत्व के विकास में रुद्रट का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्रीय परंपरा में रुद्रट ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने दोष को औचित्य प्रयास से प्रकट किया है। तात्पर्य है कि अनौचित्य का परिहार करने पर वह उचित हो जाता है, दोष नहीं रहता। रीति और रजों का संबंध जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि श्रेय, करुण, भयानक और अद्भुत में वैदर्भी और पंचाली रीतियों का विधान उचित है। रौद्र में गौड़िया और लाटिया का शेष रसों में औचित्य के अनुसार ही रीतियों का प्रयोग करना चाहिए। आशा यह है कि रुद्रट का औचित्य विवेचन अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनौचित्य ही दोष है जिसके दूर होने पर दोषत्व का परिहार हो जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र से पूर्व औचित्य की मीमांसा करने वालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम आचार्य आनंदवर्धन का है। उन्होंने ध्वनि की स्थापना करते हुए रस को काव्य की आत्मा माना है, रस को काव्य की आत्मा माना है और इसके आत्मभूत रस को परम रहस्य औचित्य ही स्वीकारा है। अनौचित्य के अतिरिक्त रस भंग का कोई कारण ही नहीं है। आनंदवर्धन कहते हैं अनौचित्याद ते नान्य रुद्र संभंगस्य कारणं प्रसिद्धौचित्यबन्धुस्तु रस्योपार्णस्तरा। आनंदवर्धन ने औचित्य आनंदवर्धन ने औचित्य का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से विवेचन किया है। उनके विवेचन में अलंकार औचित्य, गुणौचित्य, संघटना औचित्य, प्रबंध औचित्य, रीति औचित्य और रसौचित्य का विशद निरूपण मिलता है। अलंकार औचित्य काव्य की आत्मा है रस। काव्य के विविध तत्वों अलंकार, गुण, रीति आदि की परग्राह है। आदि की उपेदेयता इस बात पर निर्भर करती है कि वे रस के कितने पोषक होते हैं। वे रस पोषक होने पर ग्राह्य हैं और रस शोषक होने पर त्याज्य है। रस शोषक होने पर त्याज्य है। अलंकारों का अलंकारत्व रस की पुष्टि में ही निहित है। उसकी मान्यता है कि वे रसाकृष्ट कवि के विशेष प्रयास के बिना ही आविर्भूत हो। उनकी रचना में न कवि को विशेष यत्न करना पड़े और न ही उनमें इतना चाकचिक्य हो कि वे प्रमाता को रसास्वाद से हटाकर अपनी ओर आकृष्ट कर ले। यही कारण है कि श्रृंगार आदि कोमल रसों में यमक को सर्वथा त्याज्य माना है। गुणौचित्य आनंदवर्धन रसाभिव्यंजन में गुणों का विशेष महत्व स्वीकारते हैं। उनकी मान्यता है कि गुण धर्म है और रस धर्मी। श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों के साथ मधुर का तथा वीर, भयानक, रौद्र आदि कठोर रसों के साथ ओज का घनिष्ठ संबंध है। अतः कवि को ऐसी शब्द योजना करनी चाहिए जो रस गुणों के साथ साथ सामंजस्य रखती हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि श्रृंगार रस के में रेप के साथ संयुक्त सकार, धन सकार, तालव्य सकार और ढकार का प्रयोग प्रकृत रस के विरोधी होने से नहीं करना चाहिए। यही वर्ण विरादि रसों में आवश्यक दीप्ति के प्रकट करने के कारण रस के उत्पादक होते हैं। अतः वहाँ इतना प्रयोग करना चाहिए। संघटना औचित्य विशिष्ट पद योजना का नाम ही संघटना है। यह 3 प्रकार की होती है: असमास, मध्यम समास और दीर्घ समास। संघटना का गुणों के साथ संबंध है। वे संघटना को गुणाश्रित रहकर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले मानते हैं। संघटना के संदर्भ में अंतरतम तत्वरस के अतिरिक्त वक्ता, वाच्य और विषय के औचित्य पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। वक्ता से तात्पर्य काव्य या नाट्य के पात्र से है। वाच्य का अर्थ है प्रतिपाद्य वस्तु तथा विषय से महाकाव्य, नाट्य आदि काव्य। संघटना के इस चतुर्विध औचित्य, रसौचित्य, वक्त औचित्य, वाच्य औचित्य, विषय औचित्य के विचार का श्रेय आनंदवर्धन को की ही है। प्रबंध औचित्य प्रबंध ध्वनि के अंतर्गत आनंदवर्धन ने काव्य और नाट्य के इतिवृत्त
औचित्य के स्वरूप की विस्तृत विवेचना की है। इतिवृत्त प्रायः दो प्रकार का हो सकता है, प्रख्यात और कल्पना प्रसूत। दोनों ही प्रकार के इतिवृत्त में औचित्य का होना परम आवश्यक है। आनंदवर्धन का मत है कि कवि को कथा संगठन के साथ प्रख्यात कथा के भी नीरस भाग को छोड़ देना चाहिए। सर्वथा औचित्यपूर्ण तथा रसाभिव्यंजन में सहायक घटनाओं को ही काव्य में स्थान देना चाहिए, क्योंकि कवि कर्म की सिद्धि रसाभिव्यंजना से होती है, कथा के निर्वाह मात्र से नहीं। प्रबंध औचित्य का यह सिद्धांत अत्यंत मार्मिक है। रीति औचित्य। आनंदवर्धन ने रीति और वृत्ति के औचित्य पर भी विचार किया है। वस्तुतः रीति औचित्य रसौचित्य का ही अंग है। इसमें नाट्य की, कौश की आदि वृत्तियां तथा काव्य की उपनागरिका आदि रीतियां दोनों ही आ जाती हैं। इनका अनुचित रूप से उपनिबंध भी रसभंग का कारण होता है। वृत्ति के विषय में उन्होंने कहा है कि रसादि के अनुकूल शब्दार्थ का उचित व्यवहार ही वृत्ति कहा जाता है। ठीक। आनंदवर्धन। रसौचित्य। रस विवेचन तथा उसके अनौचित्य का निदर्शन हो तो ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य ही है। ध्वन्यालोक किसके रचनाकार हैं? आनंदवर्धन। अंगी रस की निष्पत्ति किस प्रकार करनी चाहिए? अंग रस किन परिस्थितियों में अंगी का पोषक या शोषक होता है, किन किन रसों में परस्पर विरोध रहता है और उसका परिहास किस प्रकार किया जा सकता है। रसौचित्य विषयक इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की मीमांसा उन्होंने तृतीय उद्योत में की है। शब्दार्थ की रसानुकूल औचित्यपूर्ण योजना ही महाकवियों का मुख्य कर्म है। इस प्रकार आनंदवर्धन ने कई औचित्य भेदों की विस्तृत मीमांसा की है। जिस प्रकार रस अंगी और नानाविध तत्व अंग है, उसी प्रकार रसौचित्य ही अन्य सभी का साध्य है। औचित्य विकास के इतिहास में अभिनव गुप्त का स्थान नितांत महत्वपूर्ण है। आनंद के औचित्य विषयक स्थलों की व्याख्या के शायद कुछ ऐसे वाक्य भी दिए गए हैं जिनसे उनकी औचित्य विषयक धारणा स्पष्ट होती है। उन्होंने बार बार मुक्त कंठ से कहा है कि औचित्य के बिना रसवत्ता ही क्या है। आनंद का मूल बीज औचित्य ही है। औचित्य वेदों में विकास की दृष्टि से कुंतक का नाम भी उल्लेखनीय है। उनकी वक्रोक्ति का मूलाधार औचित्य ही है। उन्होंने पद वक्रता का लक्षण देते हुए वक्रोक्ति को औचित्य का पर्याय कहा है। तत्र पदस्य ताव औचित्य बहुविध मेत भिन्ने वक्रभावः, अर्थात वक्र भाव का अर्थ पद का औचित्य ही होता है, जिसके अनेक प्रकार होते हैं। कुंतक ने मार्ग विन्यास के अंतर्गत तीनों के दो सामान्य गुणों का विवेचन किया है। ये हैं औचित्य और सौभाग्य। औचित्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस स्पष्ट वर्णन प्रकार से स्वभाव के महत्व का पोषण होता है वह औचित्य है। ठीक। औचित्य की प्रमुख आस्थापनाएं। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। इस उद्देश्य के साथ औचित्य को काव्य का जीवित अर्थात प्राण घोषित कर उसे काव्य सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय आचार्य सेमेंद्र को है। ठीक। ये औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम आचार्य सेमेंद्र का ही सूत्र है। ठीक। इस सिद्धांत की स्थापना में प्रबल प्रतिभा की अपेक्षा अनुकूल परिस्थितियों का योगदान ही अधिक रहा है। क्षेमेंद्र से पूर्व औचित्य के प्रमुख सूत्र आचार्य भरत, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त में परिव्याप्त थे। इन तीनों ही आचार्यों का सुविवेचित ज्ञान उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त है। नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार, नाट्यशास्त्र मतलब भरत के नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनव भारती के लेखक तथा ध्वन्यालोक के एकमात्र मौलिक भाष्यकार आचार्य अभिनव
जिन्हें काव्यशास्त्री परंपरा ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का है, जिस पर टीका करने वाले हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जिन्हें काव्यशास्त्री परंपरा मात्र 2 टीकाओं के कारण सिद्धांत संस्थापक आचार्यों से कम महत्व नहीं देती। क्षेमेंद्र के साहित्य गुरु रहे हैं। क्षेमेंद्र के साहित्य गुरु कौन है? तो अभिनव गुप्त हैं। ठीक, अतः भरत और आनंदवर्धन अभिनव गुप्त की ज्ञान राशि का विलोडन उन्होंने अपने पूर्व परिपक्व काल में ही कर लिया होगा। अभिनव गुप्त ने स्पष्ट कहा है कि रस विषयक औचित्य का समग्र विवेचन भरत में ही उपलब्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्षेमेंद्र से भरत, आनंद और अभिनव की कृतियों का प्रगाढ़ अध्ययन नितांत अपेक्षित है। क्षेमेंद्र के विचारों का मूल भरत में निहित है। भरत अभिनव के अंतर्गत वेश पर विचार करते हुए कहते हैं कि पात्र जिस देश का निवासी है उसके अनुरूप ही वेशभूषा शोभाजनक होती है। देश के प्रतिकूल वेशभूषा उसी प्रकार मानव को हास्यपद स्पद बना देती है जैसे कंठ में मेखला धारण करना मानव को उपहास्य बना देता है। ठीक, वे कहते हैं, मतलब भरत कहते हैं, आदेश जो ही वेशतु न शोभाम जनयस्यति मेखलोरसी वंदे च हास्यायो पजायते। ठीक, अर्थात क्षेमेंद्र ने औचित्य की भूमिका बनाते समय इसके अनुरूप ही कारिका दी है जो भरत के उक्त श्लोक का भाष्य ही प्रतीत होती है। क्षेमेंद्र की प्रस्तुत कारिका इस प्रकार है। कंठे मेखला नितंब फलके तारणे हारणे वा पाणौ नुपुर बंधनेन चरणे केयूरपासेन वा सौरेण पर्यते रीपौ करुणया नयान्ति के हास्यता मौचित्येना विना रुचि प्रनुते नालंकी नितिनो गुणा। अर्थात कंठ में मेखला नितंब पर दीप्तिमय हार, चरणों में केयूर धारण करने तथा सरलागत व्यक्ति पर शौर्य एवं शास्त्र का करुणा दिखाने से कौन उपहास का पात्र नहीं हो जाता। सत्य ही है कि औचित्य के बिना न तो अलंकार शोभा प्रदान करते हैं और न गुण ही आकृष्ट कर सकते हैं। स्पष्ट है कि कारिका का पल्लवन भरत के उक्त श्लोक के आधार पर ही हुआ है। क्षेमेंद्र ने औचित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह भी कहा है कि जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है वह उचित कहलाता है और उसी के भाव को आचार्यों ने औचित्य की संज्ञा दी है। वे कहते हैं, मतलब आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं, उचित प्राहुचार्या सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य च यो भाव तस्दौचित्यम प्रचक्षते। ठीक, औचित्य के संपूर्ण सिद्धांत के मूल में जो भावधारा है उसका बीज भी आनंदवर्धन में निहित है। क्षेमेंद्र का संपूर्ण सिद्धांत आनंदवर्धन की इसी कारिका का प्रतिभापूर्ण भाष्य ही है कि अनौचित्य के अतिरिक्त रस भंगिमा का कोई कारण नहीं है और औचित्य ही रस का परम रहस्य है। ठीक, औचित्य के भेद क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 भेदों का विश्लेषण किया है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि भेद परस्पर निरपेक्ष या स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होकर सूक्ति को महान नहीं बना सकते। काव्य तभी महान होगा जब ये समन्वित रूप में प्रयुक्त हों। तात्पर्य यह है कि औचित्य की स्थिति समष्टिगत है, व्यष्टिगत नहीं। क्षेमेंद्र ने औचित्य के निम्न भेदों की गणना की है। पहला पद, दूसरा वाक्य, तीसरा प्रबंधार्थ, चौथा गुण, पांचवा अलंकार, छठा रस, सातवां क्रिया, आठवां कारक, नौवां लिंग, 10वां वचन, 11वां विशेषण, 12वां उपसर्ग, 13वां निपात, 14वां काल, 15वां देश, 16वां कुल, 17वां व्रत, 18वां तत्व, 19वां सत्व, 20वां अभिप्राय, 21वां स्वभाव, 22वां सार संग्रह, 23वां प्रतिभा, 24वां अवस्था, 25वां विचार, 26वां नाम, 27वां आशीर्वाद,
28वां अन्य काव्य अंग, अन्य काव्य अंग, ठीक, जिसके अंतर्गत अन्य सभी आ जाते हैं, ठीक। आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा गिनाए गए उक्त वेदों को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग मीमांसा से संबंध है, जिसके अंतर्गत पद, वाक्य और प्रबंधार्थ ये 3 भेद रखे जा सकते हैं। द्वितीय वर्ग में अलंकार शास्त्र से संबंध, जिसके अंतर्गत गुण, रस, अलंकार, प्रतिभा और अन्य काव्य अंग ये 5 भेद रखे जा सकते हैं। और तीसरा जो है तृतीय वर्ग व्याकरण शास्त्र से संबद्ध है, जिसके अंतर्गत क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल ये 8 भेद रखे जा सकते हैं। चतुर्थ वर्ग का संबंध लोकतंत्र से है, जिसके अंतर्गत देश, कुल, व्रत, स्वभाव और विचार ये 5 भेद रखे जा सकते हैं। पंचम वर्ग क्षेमेंद्र की मौलिक प्रतिभा की देन है। इस वर्ग में तत्व, सत्व, अभिप्राय, सार, संग्रह, अवस्था, नाम और आशीर्वाद को रखा जा सकता है। इसका संबंध कवि से है, ठीक। औचित्य के महत्व का उद्घाटन करने के लिए इसके कुछ प्रमुख भेदों का विश्लेषण उपयुक्त होगा, ठीक। देखिए, पदौचित्य, पदौचित्य जैसे चंद्रमुखी रमणी के ललाट पर कस्तूरी विरचित श्याम तिलक और श्याम वर्ण वाली सुंदरी के मस्तक पर चंदन का तिलक उसके सौंदर्य को दोगुणित कर देता है, उसी प्रकार एक भी समुचित पद सूक्ति की शोभा को बढ़ाता हुआ काव्य में अपूर्व मधुरिका का संचार कर देता है। विद्यापति की निम्न पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, विद्यापति कहते हैं सॉरी मित्रों, विद्यापति परभूत के डर पायस लय कर वायसा निकट पुकारे, ठीक। विद्यापति की यह पंक्ति थी। विरहिणी नायिका कोकिला की मधुर वाणी से आहत होती है, अतः उसे से वचन के लिए कौओं को खीर लेकर बुलाती है। चूंकि कोकिला कौवे से पोषित होती है, कोकिला कौवे से पोषित होती है, इसलिए उसके सामने मुख नहीं खोलेगी, यह व्यंग्यार्थ है। यहाँ कोकिला के लिए पर भूत पद कितना उपयुक्त है, यह सहृदय गम्य है। संपूर्ण व्यंग्यार्थ इस पद पर निर्भर है। अलंकार औचित्य, अर्थगत औचित्य के परिपूर्ण अलंकार योजना से युक्ति उसी प्रकार सुशोभित हो जाती है जैसे उक्त पयोधर पर स्थित तरल हार से मृगलोचन ना रमणी। अलंकार की शोभा तभी है जब वह पूर्ण रूप से वर्ण के अनुरूप हो। यदि वह उसकी स्पष्टता एवं सौंदर्य वृद्धि में सहायक नहीं होता तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। अलंकार के औचित्य और अनौचित्य दोनों के उदाहरण औचित्य के स्वरूप विश्लेषण में दिए जा चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति उचित नहीं है। लिंग औचित्य, उक्त लिंग के प्रयोग से काव्य में अपूर्व चमत्कार का संचार होता है तथा काव्यार्थ भी द्विगुणित हो जाता है। नागार्जुन की 2 पंक्ति देखिए। प्रौढ़ वनस्पति मान चुके हैं हार, बेले उनसे लिपट गई है निर्द्वंद, ठीक। इन पंक्तियों में स्त्रीलिंग वनस्पति शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, जिसमें वनस्पति एवं बेले से नायक नायिका का परक अर्थ की अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसे मेरा एक कविता है जो मैंने उसको पुल्लिंग लिंग में प्रयोग किया है, ठीक। विशेषणौचित्य, विशेषण का सार्थक एवं रम्य प्रयोग काव्य में गुण एवं सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। रस सिद्धि, कवि पूर्ण वाक्य के साथ स्थान पर लघु काव्य विशेषणों से प्रस्तुत अर्थ को सौंदर्य संपन्न बना देता है। विशेषणों की असफलता काव्य गरिमा को खो देती है। विशेषण अनौचित्य का एक उदाहरण दर्शनीय है। यह फूलोलधि निग्ध किंसुक डार डरती क्यों नहीं। किंसुक का निर्गंधत्व लोक प्रसिद्ध है, अतः किंसुक से पूर्व निर्गंध विशेषण निर्थक है। इससे काव्योक्ति की गरिमा को ही आघात पहुँचता है।
उपसर्ग औचित्य। उचित उपसर्गों के प्रयोग से भी काव्य का प्रस्तुत अर्थ अधिक रमणीयता को प्राप्त कर जाता है। लघुकाय उपसर्गों से प्रस्तुत अर्थ को न्यूना अधिक रम्य बनाकर कवि कृत कार्य होता है। यथा शुभ्रवासना वधू आगे चली पीछे मैं विमोहित सा। यहाँ कवि जिस विशेष मोहन भाव की अभिव्यक्ति करना चाहता है वह भी अर्थात उपसर्ग भी मोहित में भी उपसर्ग के अभाव से संभव नहीं है। ठीक। गुणो औचित्य माधुर्य आदि गुण काव्य में तभी शोभित होते हैं जब वे प्रस्तुत अर्थ के अनुरूप होते हैं। श्रृंगार करुण आदि में मधुर्य, वीर रौद्र आदि में ओज गुण का सन्निवेश अधिक आह्लाददायक होता है। इसी भाव को क्षेमेंद्र ने इस प्रकार व्यक्त किया है। प्रस्तुत अर्थ के अनुरूप भी मधुर्यादि गुण काव्य में उसी प्रकार भव्य एवं आनंददायक होते हैं जैसे कांता संगम के समय नवोदित चंद। ठीक। कांता संगम के समय नवोदित चंद। ठीक। प्रबंधार्थ औचित्य कभी कभी महाकवि अपनी प्रतिभा द्वारा उत्प्रेक्षित अनुरूप अर्थ से समग्र प्रबंध को रससिक्त कर देते हैं तथा कुछ ऐसे तर्क यहाँ प्रस्तुत करते हैं जिनसे उक्त स्थल तथा समग्र प्रबंध में कार्य कारण संबंध बैठ जाता है। यह सौंदर्य तत्व भी क्षेमेंद्र की ही प्रस्तुति है। सूरदास सगुण एवं साकार ईश्वर के मानने वाले हैं। बाल कृष्ण का लीला गान ही के सूर सागर का विषय है। जब ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दो रूप होते हैं तो सूरदास सगुण को ही क्यों मानते हैं, इसका औचित्य उन्होंने अपने निम्न छंद में प्रकट किया है जिससे सारा काव्य सरस सा प्रतीत होने लगता है। वे कहते हैं, सूरदास कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालंब की तधावे सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सुगुण लीला पदगामे। इस छंद में सूरदास जी ने बतलाया है कि निर्गुण के न रूप है, न आकार है, न गुण है, न जाति है, तब उसके पीछे मन कहाँ तक दौड़ लगावे। सगुण का लीला गान सरल है, अतः उसको अपनाना उचित है। ठीक। सार संग्रह औचित्य इस औचित्य भेद में कवि किसी भेद शास्त्र आदि के सार को संक्षेप में व्यक्त कर देता है। यदि वह वक्तव्य सही दिशा का निर्देश होता है तो सार संग्रह औचित्य नाम दिया जाता है। यह सौंदर्य तत्व की भी क्षेमेंद्र की प्रतिभा की मधुर देन है। गोस्वामी जी का एक उदाहरण दर्शनीय है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वेद पुराण संत मत येहू सकल सुख कृत फल राम सनेहू। ठीक। वेद पुराण सभी संतों का ही मत है जिसके संपूर्ण पुण्यों का फल राम के चरणों में अनुराग ही है। रसौचित्य रस काव्य का अंतरतम तत्व है। यह प्रायः सर्वस्वमान्य तथ्य है, लेकिन यह तभी हृदय वर्जक होता है जब औचित्य से समन्वित होता है। औचित्य के अभाव में वह न केवल अपना महत्व खो देता है अपितु काव्य गरिमा को भी आघात पहुंचाता है। भस्मांकुर खंड काव्य में नागार्जुन ने भगवान शंकर के हृदय में पार्वती के प्रति अभिलाषा जागृत करने के लिए वसंत का मानवीकरण के रूप में चित्रण किया है। स्वभाव औचित्य स्वभाव कथन भी काव्य में एक अपूर्व आनंद ला देता है। यह अपना प्रभाव तभी दिखाता है जब औचित्य पूर्ण होता है। कैकेयी का कोप भवन में जाना सुनकर राजा दशरथ की अवस्था दर्शनीय है जिसके पुरुष के स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है। कोप भवन सुनि सकुचेऊ राव भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसही बाहुबल जाके नरपति सकल रही ताके। सो सुनिति ऋष गौ सुखाई देखे काम प्रताप बढ़ाए। सुल कुलीस असी अवंग अंगवनी हर होरे तेरतिनाथ सुमन सर मारे। यहाँ पुरुष का स्वभाव चित्रण है कि श्रेष्ठ वीर भी अपनी पत्नी की अप्रसन्नता से डरता है। यह कामदेव की महिमा है। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी में भी इसी प्रसंग को उठाया है। ठीक।
चलिए, खंड काव्य। खंड ख, पश्चात काव्य शास्त्र, प्लेटो काव्य सिद्धांत। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, इस पश्चात काव्य शास्त्र का हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह वीडियो, यह रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूं। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मिक धन्यवाद, आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।